स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे सुपर साइक्लोन अम्फान के असर के बारे में। अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही मचाई है और जानमाल को काफी नुकसान हुआ है। अभी तक 70 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारे गए लोगों के प्रति गहरा दुख जताते हुए संवेदना प्रकट की है। साथ ही केंद्र सरकार ने दोनों राज्य सरकारों को आश्वस्त किया है कि केंद्र की ओर से सभी मदद मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दें कि कोविड-19 के खिलाफ देश में अभियान की बागडोर संभालने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कल विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जिंदगी पटरी पर लौट रही है। जहां रेल सेवाएं शुरू हुई थी, स्पेशल ट्रेनें चल रही थी, तो वही अब 1 जून से एसी और नॉन एसी 200 ट्रेनें अपने टाइम टेबल के मुताबिक चलने लगेंगी और उसके लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। इसके बारे में आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे। साथ ही आपको बता दें कि घरेलू हवाई सेवाएं जो हैं वो भी शुरू होने वाली हैं। तो 25 मई से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन सिर्फ 1/3 उड़ानें ही होंगी देश में और इसे लेकर ज़रूरी दिशा निर्देश भी तैयार है नागर विमानन मंत्रालय की ओर से। इस पर भी हम नज़र डालेंगे। साथ ही आपको बताएंगे देश और दुनिया में कोविड-19 की क्या स्थिति है, वैक्सीन को लेकर क्या कुछ बातें चल रही हैं, पूरी दुनिया में क्या कुछ ठोस हमारे हाथ आया है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। चक्रवाती तूफान अम्फान से मची भारी तबाही के बाद अब राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। हालांकि कोविड-19 की वजह से राहत और बचाव कार्य में अधिकारियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में ओडिशा से ज्यादा नुकसान हुआ है और इसके लिए केंद्र सरकार अतिरिक्त एनडीआरएफ की टीमें भेज रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तूफान के बाद मरने वालों को लेकर गहरा दुख जताया है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस आपदा की घड़ी में मदद देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। चक्रवाती तूफान अम्फान से भारी तबाही के बाद पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अब आम जनजीवन को पटरी पर लाने का काम तेजी से किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। राज्य के तटीय जिलों में कृषि, बिजली और दूरसंचार सुविधाओं को व्यापक नुकसान हुआ है, जबकि ओडिशा में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र को ज्यादा नुकसान हुआ है। फिलहाल दोनों राज्यों से 7 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविरों में हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य को अंजाम दे रहे हैं। विद्युत और दूरसंचार विभाग भी दोनों राज्यों में सेवाओं की शीघ्र बहाली में जुटे हैं। भारतीय खाद्य निगम भी खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, जिससे पीड़ितों को तत्काल आवश्यक भरण पोषण प्रदान किया जा सके। रेलवे भी परिचालन फिर से शुरू करने जा रहा है। उड़ीसा में नुकसान उतना भारी नहीं है, उतना नहीं हुआ है और उनको ये उम्मीद है कि 24 से 48 घंटे में उनके सभी इम्पैक्ट वाले डिस्ट्रिक्ट्स में लाइफ नॉर्मल में आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में नुकसान अपेक्षाकृत ज़्यादा कहा जा रहा है। इसके बारे में भी आकलन और ग्राउंड लेवल सर्वे होने वाला है और टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वहाँ जाएगी और ग्राउंड पर उसको फिजिकली आकलन करेगी। लेकिन अब से उस अंतराल में और क्या ज़रूरतें हैं, इस पर चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल ने ये कहा कि उनको एडिशनल 4 टीम एनडीआरएफ की ज़रूरत है, जो अभी जो टीमें हैं 21 टीमें हैं, उसके अलावा उनको बाहर से चाहिए, क्योंकि उनको रेस्टोरेशन वर्क में मदद की ज़रूरत है और टीम्स की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 4 टीमें और जा रही हैं, जो 4 टीमें जैसा कि आपके सामने है।
एयरलिफ्ट हो रही हैं, जैसा पहले मैंने कहा था, हॉट स्टैंड बाय में है और एयरलिफ्ट हो सकती हैं। इस बीच राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बृहस्पतिवार को चक्रवाती तूफान से बुरी तरह प्रभावित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में राहत और बचाव अभियान की समीक्षा की। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों के अधिकारियों को दोनों राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क में रहने और सभी आवश्यक सहायता जल्द से जल्द मुहैया कराने के निर्देश दिए। तूफान से हुए नुकसान का जल्द आकलन करने और इस बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गृह मंत्रालय टीमों को वहां भेजेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय की टीम जाएगी और जो माली क्षति है उस पर आकलन करेगी। जो आईएमडी का प्रेडिक्शन था वो पूरी तरह से सटीक था, जैसा कि महापात्रा साहब आपको बता रहे हैं कई बार। एक यूजर डिपार्टमेंट होने के नाते एनडीआरएफ इसके लिए आईएमडी का बहुत शुक्रगुजार है। इसलिए नुकसान कम से कम हुआ है, जान माल का खतरा कम से कम होने की बात है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान अम्फान ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी भारी तबाही मचाई है। बांग्लादेश में भी 6 साल के बच्चे समेत कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई इलाके जलमग्न हो गए और सड़कें और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदा सुपर साइक्लोन अम्फान से हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि संकट की इस घड़ी में वो पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और राहत कर्मी जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवात के कारण जान माल की क्षति पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी गहरा दुख जताया है। उन्होंने समय रहते लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने और प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ के साथ मिलकर राहत और सहायता कार्य चलाने के लिए राज्य प्रशासन की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट कर इस आपदा में अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति हार्दिक शोक और संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ित राज्यों के लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि संकट के समय ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ सारा देश खड़ा है। उन्होंने स्थिति के जल्द से जल्द सामान्य होने की कामना भी की। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की और केंद्र की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। घरेलू यात्री उड़ानों को 25 मई से शुरू करने की घोषणा के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों, हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि यात्रियों के लिए परिचालन शुरू करने से एक दिन पहले सिर्फ सीमित संचालन किया जाएगा और 1/3 उड़ानों को ही अनुमति दी जाएगी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच देश में 25 मई से घरेलू हवाई उड़ानों को शुरू किया जा रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को इसी सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि घरेलू उड़ान सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए यात्रियों को सुरक्षा उपकरण, फेस मास्क और सैनिटाइजर बोतल साथ रखनी होगी। Passengers will be required to wear protective gear, face mask, and to carry sanitizer bottles. Airlines shall not provide meal services on board. Water bottles will be made available in the gallery area or on the seats. The cabin crew will be required to be in full protective gear, full protective suit. Only one check-in bag will be allowed. Passengers should report at least 2 hours before the departure time. On arrival at the destination, the traveling passengers will have to adhere to such health protocols as are prescribed by the destination state or union territories. करीब 1/3 उड़ानों के साथ घरेलू यात्री उड़ान सेवा शुरू होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों से जुड़े हवाई मार्गों को यात्रा समय के आधार पर
7 हिस्सों में वर्गीकृत किया है। घरेलू उड़ान सेवाओं से जुड़े सभी हवाई मार्ग इन्हीं 7 रूट के अंतर्गत माने जाएंगे। यात्रियों के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत यात्रा से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। चेक इन के दौरान सिर्फ एक बैग ले जाने की अनुमति होगी। साथ ही यात्रियों के सामान को सैनिटाइज करने की भी पूरी व्यवस्था हवाई अड्डे पर होगी। सभी के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। 20 मई को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को कम से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन करना होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि वो हवाई किरायों पर निचली और ऊपरी सीमा निर्धारित करेगा। विमानन कंपनियों को कोरोना वायरस महामारी की अवधि के दौरान इसका पालन करना होगा। Airlines have a system of RBDs, which we also called buckets. So this fare band is split into different buckets, and then the airlines allot seats in different buckets. 40% मतलब जितनी भी सीटें हैं उसका 40% अगर हम अपर बैंड और लोअर बैंड का मिड पॉइंट लें, उदाहरण के लिए 3,500 और 10,000, इसका मिड पॉइंट बनता है लगभग 6,700। तो हम बोल रहे हैं कि 40% जितनी भी सीटें हैं उनको 6,700 से कम में बेचनी है। Now this is how we are ensuring that the fares don't go out of control also. At the same time, we are ensuring that the fares are reasonable for the airlines also. अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में पूछे जाने पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घरेलू उड़ानों को शुरू करने के अनुभव के आधार पर कुछ प्रक्रियाओं में बदलाव करना पड़ सकता है, तभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में विचार किया जाएगा। Gained some experience through Vande Bharat. Now we are increasing that. Now we are starting domestic civil aviation. Initially 1/3. और जो हमारा वहाँ पे अनुभव होगा, based on our, we might need to tweak procedures. Then we will go into. फिलहाल इस व्यवस्था को 24 अगस्त तक के लिए लागू किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी बताया कि 25 मार्च से हवाई उड़ानों के तहत 5 लाख किलोमीटर का सफर हुआ है। इस अवधि में कोरोना वायरस से जुड़ी राहत सामग्री को देश के विभिन्न भागों तक पहुंचाया गया है। कुछ मेडिकल सामग्री को देश के बाहर से लाया गया है और कुछ को अन्य देशों तक पहुंचाया भी गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की विशेष उड़ानों का संचालन सुचारू रूप से जारी है। लॉकडाउन और कोरोना संकट की वजह से विदेशों में फंसे हुए भारतीयों के स्वदेश लौटने का सिलसिला लगातार जारी है और अब ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए श्रीलंका में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों से गुरुवार को 4 उड़ानें निर्धारित हैं। इन देशों से लगभग 700 फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी हो रही है। मस्कट से 2 उड़ानों के जरिए भारतीयों को दिल्ली और कोझिकोड लाया जा रहा है। दुबई से 1 उड़ान तिरुवनंतपुरम, जबकि 1 उड़ान दोहा से कोच्चि आएगी। I'm pregnant. I'm traveling with my mother, and she is even diabetic. So, we applied to the Indian Embassy through website, and they were very fast in helping us. So now we are ready to travel, and we reached here by around 11:30 to the airport. Anyway, we appreciate the embassy for making everything very fast. मिशन के तहत एयर इंडिया के विशेष विमान ने मलेशिया के कुआलालंपुर से लखनऊ और अमृतसर के लिए उड़ान भरी। सिडनी से भी 224 भारतीयों को लेकर विशेष विमान दिल्ली लौट रहा है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान से रवाना हुआ एयर इंडिया का विशेष विमान देर रात दिल्ली पहुंचेगा और इसके बाद कोच्चि के लिए रवाना होगा। कई अन्य देशों से भी भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। वंदे भारत मिशन के तहत उन्हीं यात्रियों को विमान में चढ़ने की अनुमति दी जा रही है जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है। I think whatever you people have done, no one could have done it for us, and we are grateful to you and the Almighty. I'm a pilot myself, and I came here for my CPL, and I've had a wonderful experience, and especially at the airport. People are very welcoming, and it is very organized, and it's very hygienic as well, and I'm feeling very safe to fly from here. बुधवार को एयर इंडिया की 17 विशेष उड़ानें भारत लौटी। इन विमानों में कुल 3,090 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई।
इनमें खाड़ी देशों में फंसे 1800 भारतीय लौटे। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमारात, ओमान, कुवैत और कतर से 11 उड़ानें भारत आई। Under Vande Bharat mission, as we speak, the numbers of our citizens who were stranded and or in distress outside, those coming back is increasing. The latest figure that I have is that we have brought back more than 20,000 of our citizens from various destinations. इधर भारतीय नौसेना के ऑपरेशन समुद्र सेतु के तीसरे चरण की तैयारी हो रही है। इसके तहत भारतीय नौसेना अगले महीने की शुरुआत में पड़ोसी देश श्रीलंका में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। द्वीप देश में फंसे करीब 700 भारतीय नागरिकों को लेकर भारतीय नौसेना का जहाज INS जलाश्व 1 जून को कोलंबो से अपनी यात्रा शुरू करेगा। इससे पहले ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत 1488 भारतीयों को मालदीव से स्वदेश वापस लाया गया था। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की वजह से देश कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतर तरीके से लड़ रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामले भले ही बढ़े हों, लेकिन रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। अब तक 40.32% से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। रोजाना 1 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट हो रहे हैं और अब तक 26,15,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन की अवधि का देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया है। केंद्र और राज्यों के साझा प्रयास से अब तक देश में 3027 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल और हेल्थ सेंटर तैयार हैं। वहीं 6,50,000 से ज्यादा कोविड केयर सेंटर्स हैं। करीब 2,80,000 आइसोलेशन बेड और 31,250 ICU बेड और 11,000 से ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की व्यवस्था है। देश में हर रोज 3 लाख से ज्यादा PPE किट और 3 लाख N95 मास्क का घरेलू उत्पादन किया जा रहा है, जिसे राज्यों तक पहुंचाया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की बात करें तो रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। अब मरीजों के ठीक होने की दर 40.32% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1,12,359 हो गई है और इनमें से 63,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,609 नए केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में ही 132 लोगों की मौत हो गई है। अब तक देश में 45,299 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 3,435 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार जाने के मौके पर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक वेबिनार श्रृंखला आयुष्मान भारत 1 करोड़ लोगों के उपचार और उससे आगे का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे और केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की CEO इंदु भूषण भी मौजूद थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 54 करोड़ लाभार्थियों को कोरोना वायरस की निःशुल्क जांच और इलाज की सुविधा दी गई है। वेबिनार के दौरान उन्होंने व्हाट्सएप पर आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा चैटबॉट लॉन्च किया। इसमें आयुष्मान भारत से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके पर आयुष्मान भारत PMJAY वेबसाइट का हिंदी वर्जन और आयुष्मान भारत PMJAY ई-कार्ड लोगो को भी लॉन्च किया, जो सुरक्षा और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तैयार हॉस्पिटल रैंकिंग डैशबोर्ड को भी लॉन्च किया। इसके जरिए अस्पतालों को लाभार्थियों के फीडबैक के आधार पर रैंक किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने इस महत्वाकांक्षी योजना के शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने इस योजना से जुड़े सभी स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ की और कहा कि ये योजना मानव सेवा करने का मौका प्रदान करती है। महत्वाकांक्षी योजना है। हेल्थ के फील्ड में
गरीब लोगों के कल्याण के लिए इससे बड़ी कोई योजना शायद पहले कल्पना भी नहीं की गई होगी। 135 करोड़ के देश में, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण 55 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का बड़े से बड़े अच्छे सरकारी या प्राइवेट अस्पताल के अंदर हर तरीके का इलाज, बड़े से बड़ा ऑपरेशन निःशुल्क देश के किसी भी हिस्से में, चाहे वो कहीं भी रहता हो, तब भी उपलब्ध हो जाए। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ अहम भूमिका निभाने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की कल यानी शुक्रवार को कमान संभालेंगे। 22 मई को WHO के कार्यकारी बोर्ड की बैठक होनी है और तभी उन्हें निदेशक पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन जापान के हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे। मंगलवार को संस्था के सदस्य 194 देशों की महासभा ने इस फैसले पर मुहर लगा दी थी। चेयरमैन पद के लिए इस बार दक्षिण पूर्व एशिया समूह की बारी थी और बीते साल ही ये तय हो गया था कि ये जिम्मेदारी भारत का प्रतिनिधि संभालेगा, जिसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम का प्रस्ताव किया गया। कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन हर साल बदलता रहता है। WHO के कार्यकारी बोर्ड में 34 सदस्य होते हैं जो तकनीकी रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र से होते हैं। इस बार भारत के अलावा बोर्ड के सदस्यों के रूप में बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी, बिसाओ, मेडागास्कर, ओमान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूस और ब्रिटेन को जगह मिली है। बोर्ड साल में कम से कम 2 बार बैठक करता है और मुख्य बैठक जनवरी में और दूसरी बैठक मई में होती है। कार्यकारी बोर्ड का मुख्य काम स्वास्थ्य संबंधी पॉलिसी को तैयार करने के लिए उचित सलाह देने का होता है। अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश अब लॉकडाउन में काफी रियायत दे रहे हैं। वहीं जापान ने भी अपने कई क्षेत्रों से आपातकाल हटाने की घोषणा कर दी है। पूरी दुनिया में अगर कोरोना वायरस की स्थिति की हम बात करें तो अभी तक पूरी दुनिया में 50,16,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि अभी तक 3,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आइए नजर डालते हैं सबसे ज्यादा पीड़ित देशों पर। तो सबसे पहले बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिका में सबसे अधिक 15,51,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और करीब 93,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रूस में कोरोना के मामले बढ़कर 3,17,000 पहुंच गए हैं और 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इटली में 2,27,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। स्पेन में अब तक 2,32,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और यहां 27,800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फ्रांस की बात करें तो यहां 1,81,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन का रुख करें तो यहां 2,50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 35,700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में 2,91,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले अब सामने आ चुके हैं। वहीं करीब 18,800 से ज्यादा लोगों की ब्राजील में मौत हो चुकी है। इसी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए रुक करते हैं अगली अहम खबर का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स MSME कॉन्क्लेव उद्घाटन सत्र में रक्षा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की भूमिका पर सरकार के विजन को साझा किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था, विकास, निर्यात और रोजगार के अवसर देने के लिहाज से MSME देश को मजबूत आधार देता है।
रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई की भूमिका की रक्षा मंत्री ने सराहना की। उन्होंने कहा कि करीब 8,000 से ज्यादा एमएसएमई कंपनियां रक्षा क्षेत्र में हैं, जो इस सेक्टर के महत्व को बताने के लिए काफी हैं। उन्होंने कहा कि इस सेक्टर को फिर से पुरानी रफ्तार देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए बिना गारंटी लोन की सुविधा दी गई है, जिससे इस सेक्टर के 45 लाख उद्यमियों को तो मदद मिलेगी ही, साथ ही रोजगार बचाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा 200 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट में ग्लोबल टेंडरिंग नहीं होगी, जिसका सीधा फायदा एमएसएमईज को होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें स्वदेशी उत्पादों को अपनाना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय उद्योगों पर उन्हें पूरा भरोसा है। भारतीय उद्योग किसी भी चुनौती से पार पाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। कोविड-19 की चुनौती को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे संकट देश के संसाधनों पर असर डाल सकते हैं, लेकिन देश के विश्वास पर इसका असर नहीं होगा। भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो चीन और भारत की सीमा पर शांति कायम रखना चाहता है, और ये बात दोनों ही देशों के द्विपक्षीय संबंध के लिए बेहद जरूरी भी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय सेना के जवान वास्तविक नियंत्रण रेखा के अंदर ही अपना काम कर रहे थे, जबकि चीनी सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना ने पश्चिमी सेक्टर या सिक्किम सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार कुछ किया है, बिल्कुल सही नहीं है। भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा से वाकिफ है और उनका हमेशा पालन भी करती है। भारत ने जो भी किया है अपने क्षेत्र में किया है, जबकि चीन ने हाल ही में भारतीय सेना की जारी रही गश्त टीम के काम में बाधा डाली है। भारत ने हमेशा से ही जिम्मेदारी से काम किया है और हम आगे भी भारत की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत के खिलाफ चीन के उकसावे भरे रवैये पर अमेरिका ने भारत का समर्थन किया है। चीन से सटी सीमा पर भारत की स्थिति का समर्थन करते हुए अमेरिका ने कहा कि चीन का रवैया उत्तेजक और परेशान करने वाला है। अमेरिका के उप प्रधान सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने कहा, भारत के साथ सीमा पर चीन की हरकत हो या दक्षिण चीन सागर का मसला हो, चीन का रुख भड़काऊ और परेशान करने वाला रहा है। मुझे लगता है कि चीनी आक्रामकता हमेशा केवल बयानबाजी ही नहीं होती। चीन द्वारा उकसाने और परेशान करने वाला व्यवहार दिखाता है कि वो अपनी बढ़ती शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहता है। भारत ने कुछ भारतीय क्षेत्रों पर नेपाल सरकार के दावे को सिरे से खारिज करते हुए अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि नेपाल द्वारा भारत की जमीन को अपने अंग के रूप में दर्शाने वाला नया नक्शा जारी करना नेपाल का एक तरफा कृत्य है और ये ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। नेपाल सरकार की तरफ से बुधवार को जारी उक्त नक्शे में लिपिलख, कालापानी और लिम्पिया धूरा को अपना भाग दिखाया गया था। भारत ने कहा कि नेपाल की कार्रवाई कूटनीतिक बातचीत के जरिए बकाया सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय समझ के विपरीत थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि प्रादेशिक दावों के इस तरह के कृत्रिम विस्तार को भारत स्वीकार नहीं करेगा। नेपाल इस मामले पर भारत के नजरिए से भली भांति अवगत है। हम नेपाल सरकार से आग्रह करते हैं कि वो इस तरह के अनुचित दावे से परहेज करें और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इच्छा जताई है कि नेपाली नेतृत्व बकाया सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल बनाएगा। अगर नेपाल सरकार के रवैये की बात करें तो ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में नेपाल भारत की सहायता प्राप्त करने वाला पहला देश था। इसे लेकर वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया था। देश भर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले वीर सपूतों के शौर्य को नमन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि आतंकवाद मानवता के लिए अभिशाप है, विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि आतंक को किसी भी रूप में प्रश्रय और समर्थन देने वाले राष्ट्रों को अलग थलग करें। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध अभियान सिर्फ सुरक्षा बलों का ही दायित्व नहीं है।
हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि इस अभियान में योगदान दें। इस अभिशाप के विरुद्ध सतर्क और सजग रहें। उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद को परास्त करने के लिए हर भारतवासी से देश में एकता और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। नमस्कार।